हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, जो आपकी बायोलॉजी क्लास चल रही थी कोशिका सेल से रिलेटेड, मैंने आपको 4 क्लासेस कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें से आपके 2 जो हैं वो आपके थ्योरी की क्लास थे और 2 आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे। आज आपका 5वां यहाँ पे क्लास है जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम कथन से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले गए हुए हैं। आज के इस वीडियो में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा और सभी स्टूडेंट जो भी आपने थ्योरी अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे। और चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास क्लासेस की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलते हैं दोस्त, हम अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें कथन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें निर्देश दिए होते हैं। निर्देश क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 29 to 32, निम्नलिखित प्रश्न में 2 तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपका एक प्रश्न होगा जिसमें आपके 2 तथ्य दिए गए होंगे। पहला आपका दिया होगा कथन और दूसरा कारण। ठीक है, एक आपको कथन मिलेगा और एक आपको कारण मिलेगा और उनमें से आपको देखना है कि क्या हमारा कथन सही है या हमारा कथन और कारण दोनों ही सही है। इसी तरह आप अभी आगे देखेंगे, उसको दोनों तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए आपका कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे आपके कूट दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन में दिए हुए हैं। कैसे आपको करना है, सबसे पहले अगर आपका यदि कथन और कारण दोनों ही सत्य है और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगर आपने दोनों यहाँ पे कथन और कारण को बहुत ही अच्छी ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ा और दोनों ही आपको कथन जो है वो सत्य लग रहा है। ठीक है, और जो हमारा कारण है वही हमारा एक कथन का एक स्पष्टीकरण है, एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपको दी हुई है। ये आपका ऑप्शन ए है। बी है आपका यदि दोनों कथन और कारण सत्य है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये आपका ऑप्शन बी है। ये कब पता चलेगा, जब आप कथन और कारण दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगला दोस्त यहाँ पे है सी है, यदि कथन सत्य है और परंतु जो कारण है वो हमारा क्या है, असत्य है, तो उसके लिए आप सी ऑप्शन चुनेंगे। यदि आपका कथन असत्य है और कारण सत्य है तो उसके लिए आप डी ऑप्शन को चुनेंगे। तो चलते हैं दोस्त, हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है। आपका कथन यहाँ पे दे रखा है। कथन क्या दे रखा है दोस्त, कि कोशिका जीवन की कार्यात्मक इकाई है। जो हमारा कोशिका है ये जीवन की कार्यात्मक इकाई है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, जैसे जो आपका कोशिका है, ठीक है, इसमें आपका क्या है, कोशिका जो है वो जीवन की कार्यात्मक इकाई है। ये तो आपका बिल्कुल ही यहाँ पे कथन जो है ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कारक कारण को पढ़ते हैं। ठीक है, कारण जो है यहाँ पे दे रखा है, कोशिकाएं पूर्ण सख्त हो सकती हैं। ठीक है, टोटीपोटेंट हो सकती हैं जो आपकी कोशिकाएं होती हैं। तो ये आपका बिल्कुल ही सही है क्योंकि मैंने थ्योरी क्लास में इसको कंप्लीट कराया था। ठीक है, यानी कि आपका जो कथन है वो गलत हो गया यहाँ पे और जो कारण है वो यहाँ पे सही हो गया। तो हमारे जो कथन था वो गलत और कारण सही, इसका हमारा कहाँ पे मिलेगा, ये ऑप्शन में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, जो हमारा कथन था वो असत्य था लेकिन कारण जो था वो हमारा सही था। तो आप यहाँ से ऑप्शन डी देख सकते हैं, यदि कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा हो। ठीक है, चलते हैं दोस्त, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं 31। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन देखते हैं पहले। ठीक है, 30 क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन, कथन आपको दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। क्या कह रहा है,
कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ये तो आपका बिल्कुल ही सही कह रहा है, ठीक है। कारण ये ऊर्जा गृह कहलाते हैं, बिल्कुल ही गलत है, ये आपके ऊर्जा गृह नहीं कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कथन आपका यहाँ पे सही है और जो कारण है वो आपका गलत है। तो यहीं फिर आपको ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे देखना है कि हमारा कथन कहाँ पे सही है और कारण हमारा कहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो कथन था वो सत्य था, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा कथन था वो सत्य था, परंतु जो हमारा कारण था वो हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे गलत था, इसलिए ये आपका असत्य हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो महत्वपूर्ण इसके कोशिकांग से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये आपका ऊर्जा गृह नहीं कहलाते हैं, ठीक है, ये आपके ऊर्जा गृह नहीं कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पे कारण जो है वो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। मैंने पिछले क्लासेस में थ्योरी के क्लास भी कंप्लीट कराए थे, ऊर्जा गृह से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मैंने कराया था, आप पिछले क्लास को भी देखिए, साथ ही थ्योरी क्लास का भी रिविजन करिए ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। अब हम चलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो हमारा डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ये आपका क्या है यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है। कथन जो है दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही आपका सही है, जो आपका डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब कारण को पढ़ लेते हैं। कारण जो है हमारा डीएनए कोशिका यंत्र के निर्माण तथा क्रियाशीलता में ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। ये आपका बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है, यानी कि हमारा कथन सही है कारण गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमारा कथन सही होगा और कारण क्या होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो आपका कूट यहाँ पे दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, उन्हीं के अनुसार आपको यहाँ पे फिल करना होता है। ऐसे ही आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन था हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, इसको आप समझिएगा। कथन इसमें बोल रहा है कि समसूत्री विभाजन एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी जीवधारियों में होता है। तो क्वेश्चन क्या बोला अभी आपको कि समसूत्री विभाजन एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीवधारी में होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल ही कथन सत्य है। जो आपका समसूत्री विभाजन है ये आपका एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों ही जीवधारियों में होता है, और जो हमारा समसूत्री होता है ये हमारा कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि जो आपका अर्धसूत्री मैंने आपको विभाजन बताया था, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी, ये आपका जनिक कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन, और जो हमारा समसूत्री विभाजन होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है। तो इसमें कायिक कोशिकाओं में जो आपका समसूत्री विभाजन है इसमें आपका एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों ही जीवधारियों में होता है, ठीक है। ये तो हमारा सही है, कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। कारण को पढ़ लेते हैं। कारण जो है हमारा समसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन है, ठीक है। ये आपका एक न्यूनकारी विभाजन है समसूत्री विभाजन, तो ये भी आपका बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन हमारा दोनों ही सही है, लेकिन इसमें आपको और भी ऑप्शन में हमें क्या, अब कूट की सहायता से हमें यहाँ पे देखना है। तो कूट में हम जाएंगे, हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों ही क्या है यहाँ पे कथन सही है और कारण भी हमारा सही है। और जो हमारा कारण है, जो हम यहाँ पे कारण आप देख रहे हैं समसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन है, इसी का आपका विस्तृत रूप यहाँ पे दे रखा है, यानी कि इसी का आपका स्पष्टीकरण एक नहीं, जो हमारा समसूत्री विभाजन ये आपका न्यूनकारी है, जबकि ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे एक कोशिकी और बहुकोशिकी की बात कर रहा है। तो कथन तो हमारा दोनों ही यहाँ पे सही है, लेकिन जो हमारा कारण है वो कथन का एक स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में F1 कण पाए जाते हैं। तो F1 कण क्या होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहले आपको बता देते हैं निम्नलिखित में से किस में F1 कण पाए जाते हैं। तो जो हमारे F1 कण पाए जाते हैं वो हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको केंद्रक का फिगर भी दिखाऊंगा,
उसमें आपका F1 कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो हमारा F1 कण होता है ये ऑक्सीसोम के निर्माण में दो कारकों के आधार पर होता है, जो कि F0 और F1। ठीक है, F0 और F1 इसी के जो ऑक्सीसोम का निर्माण होता है इन्हीं दो कारणों के आधार पर होता है। कौन कौन से? F0 और F1। F0 कण जो होता है वो ऑक्सीसोम के आधार पर होता है, जो कि आंतरिक झिल्ली के साथ F1 कण के जुड़ने में मदद करता है। जो हमारा F1 है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम OSCP के नाम से भी जानते हैं। OSCP के भी नाम से जानते हैं F0 और F1 कण को। F0 और F1 कण को किसके नाम से? OSCP के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओलिगोमासिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग पोटेंट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है OSCP का। तो आशा करते हैं दोस्तों F1 कण के बारे में आपने अच्छी तरीके से जान लिया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका डी था, केंद्रक इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रारूपी। ठीक है, टाइपिकल जंतु कोशिका के चित्र ए के रूप में इंगित संरचना है। तो ये आपका यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे आपको देख रहा है। ठीक है, लोकेट किया गया है यहाँ पे ए। इसमें बताना है आपका ए है क्या चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए। फर्स्ट आपका दे रखा है गाल्जी का है, सेकेंड केंद्रिका, थर्ड है आपका खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, और डी है आपका माइटोकांड्रिया। तो इसका दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? वो आपका केंद्रिका है। बी इसका आंसर होगा, जो कि हमारा बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ए को लोकेट किया है, ये क्या है? हमारा केंद्रिका है। ठीक है, तो ऑप्शन का बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन अपना स्वयं का DNA रखता है? तो जिसमें दोस्त आपको ऑप्शन 4 मिलते हैं, लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका और पराक्सीसोम। तो इसमें से आपका कौन सा स्वयं का DNA रखता है? तो ऑप्शन में इसके सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये अपना खुद का DNA रखता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये आपका खुद का रखता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दोस्त हमारा लास्ट क्लास रहेगा क्वेश्चन का, यानी कि जो आपका लेसन चल रहा है सेल कोशिका का आपका लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका न्यू लेसन स्टार्ट होगा, वो भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके बाद हम जो लेसन पढ़ेंगे वो पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, पोषण पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पोषण। आपका जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर, उसको भी हम दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से पहले आपको थ्योरी बताएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कोशिका में जो जैसा कि चल रहा है उस तरीके से ही आपको पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन था 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होता है? तो इसमें से आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा समूह है जो कि प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होता है। तो ऑप्शन का ए आपको दे रखा है सूत्रकणिका, कोशिका कला, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य। ऑप्शन बी है हरित लवक, कोशिका द्रव्य, धानी केंद्रक। ऑप्शन सी है केंद्रक, कोशिका कला, माइटोकांड्रिया, कोशिका द्रव्य। ऑप्शन डी है धानी, कोशिका कला और केंद्रक सूत्रकणिका। तो इसका दोस्त जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, हरित लवक, कोशिका द्रव्य, धानी और केंद्रक, जो कि प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान रहता है। ये आपके जो समूह देख रहे हैं 4 समूह हैं, हरित लवक, कोशिका द्रव्य, धानी, केंद्रक, ये हमें सभी प्राणी के कोशिकाओं में भी विद्यमान होते हैं। ऑप्शन बी दोस्त इसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलेंगे दोस्त हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्यों? जो हमारा कोशिका कला है वो हमारा वर्णात्मक पारगम्य होती है, क्यों होती है? ऑप्शन आपको दे रखा है, क्योंकि यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है,
दूसरा ऑप्शन है यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है। ऑप्शन का सी इसका है जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। डी ऑप्शन है यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि वर्णात्मक पारगम्य होती है जो हमारी कोशिका कला होती है, इसका रीजन क्या है, क्यों होती है। तो इसका जो रीजन है वो है यह जो उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ जो पदार्थ हैं उसका अभिगमन नहीं होने देती है। ठीक है, तो इसका जो रीजन है वो यही है। बी इसका, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा हमारा अर्ध पारगम्य है। कोशिका अंगकों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है एक आपका अर्ध पारगम्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है कोशिका झिल्ली, दूसरा है रिक्तिका, तीसरा है कोशिका भित्ति और चौथा है ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कोशिका झिल्ली इसका आंसर होगा जो कि एक अर्ध पारगम्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेंकट रमन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन शास्त्र में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया। ठीक है, किसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन्होंने कार्बनिक संश्लेषण में पैलेडियम उत्प्रेरक क्रॉस युग्मन को यहाँ पे अपने रसायन के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया। इसके लिए वेंकट रमन रामकृष्ण को सन 2009 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी दोस्त इसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आपका कथन का क्वेश्चन आएगा तो कथन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो आप कथन वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। यहाँ पे इसमें से बोल रहा है कि कौन सा कथन एक सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट है, ये जो आपका कथन दिया है वो सही है। सेकंड कथन हम आपका देखते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। राइट है, जो हमारे कोशिका हैं उसके आकार क्या होते हैं वो आपके बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखते हैं, ये भी आपका सही है। ए भी सत्य है, बी भी कथन आपका सत्य है। सी कथन को देखते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। तो प्रत्येक कोशिका की अपनी निष्पादन की क्षमता होती है, ये भी मैंने आपको थ्योरी में बताया है। तो इस ये भी आपका लास्ट कथन भी आपका सी कथन भी सत्य है। डी की बात करते हैं, यहाँ पे सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ये आपका बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है। जितने भी आपके देह ऊतक होते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी विद्यमान होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जो कि आपका कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 42 नंबर क्वेश्चन, जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा। जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4। फर्स्ट है आपका हार्मोन, सेकंड विटामिन, थर्ड है आपका स्टेरॉइड और फोर्थ है आपका एंजाइम। तो इसका दोस्त जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है वो आपका हार्मोन होगा। ए आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं वो आपके हार्मोन कहलाते हैं, जितने भी जीवित जीव होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्त आपको क्वेश्चन जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आप तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, परिपक्व फलों में मृदुता किस कारण से आती है। तो आपका प्राथमिक भित्ति के अपक्षय होने के कारण
परिपक्व फलों में मृदुता आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन का यहाँ पे बी बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही। मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए पोषण जो तत्व है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको थ्योरी क्लास बताएंगे, थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। फिर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, और जैसे ही आपका पूरे चैप्टर खत्म होते हैं तो वहां पे हम आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो एक बेहतरीन तैयारी के लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ही यहाँ पे क्लासेस बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएंगे। तो आशा करते हैं दोस्त आज के वीडियो आपको जितने क्वेश्चन मैंने बताया आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन, क्लासेस का इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि क्लासेस का इन्फॉर्मेशन लगातार मिल सके। थैंक यू।